Stories with Saja. हाँ, मुझे याद आ गया है। मास्टर नूरदीन के बजाय डाकिया अब्दुर्रहमान ने कहा। जयपुर में खूनी जानवर के चर्चे हुए थे। कई लोगों ने कहा था कि गांव में कोई खूनी बला घुस गई है जो राहगीरों को जख्मी कर रही है। बहुत से लोगों को वो बात याद आ गई और वो अपने सर इस बात में हिलाने लगे। कंपाउंडर रहमत ने कहा, वो खबर तो अखबार में भी छप गई थी। अल्लाह बख्शे बाओ इजाज शहर से अखबार लेकर आ रहा था, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकला मैंने पूछा। कंपाउंडर रहमत ने कहा, कुछ भी नहीं जी, कोई बला शला नहीं थी। वो सियाह की नस्ल का कोई जानवर था जो दरियाई इलाके में कभी कभार देखने में आता है। दायरे की धुआं फिजा में ताज़ा तरीन हालात पर गुफ्तगू जारी रही। आम तौर पर औरतें गांव के दायरे में मौजूद नहीं होती, लेकिन ये गैर मामूली हालात थे। 2-4 औरतें भी कोने खदरों में खड़ी थीं। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि बागपुर का अनपढ़ तबका, ख़ास तौर से औरतें, नहायत खौफज़दा हैं। अक्सर ख़वातीन बेहद यकीन से हवाई चीज़ों और इनकी कारस्तानियों का जिक्र कर रही थीं। मौजूदा वाक़यात के हवाले से इनका तजिया था कि गांव के कब्रिस्तान में कोई हवाई चीज़ मौजूद है। वो तारीकी में निकलती है और लोगों को हलाक करती है। मेरे लिए ये सब बहुत सनसनीखेज था। मुझे लग रहा था कि लाहौर की रोशनियाँ, वहाँ की जदीद ज़िंदगी दौर बहुत दूर रह गई है। मैं एक पुरस्कार माहौल में आ गया हूँ जहाँ अनहोनियाँ हो रही हैं और लोग अनहोने अंदाज में सोच रहे हैं। इस दौरान में हवलदार फिदा हुसैन भी दायरे में पहुँच गया। वो सादा कपड़ों में था। वो बागपुर का ही रहने वाला था। मकामी लोगों के साथ वो घुल मिलकर बातें करता था। मुझे अब तक के मेल जोल से बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि फिदा हुसैन ज़बरदस्त तो हमपरस्त वाक़या हुआ है। वो तावीज़ गंडे और झाड़ फूंक पर बहुत यकीन रखता है। दर हकीकत वो देहाती पुलिस के इस तबके से था जो मुलजिमों की तलाश के लिए लोटा घुमाते थे और तोतों से फाले निकलवाते थे। फिदा हुसैन ने दायरे के मुअज़्ज़ज़ तरीन फ़र्द बाबे सादिक को मुखातिब करते हुए कहा, चाचा, आप माने या ना माने, पर मेरा दिल कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है सच्चे साईं की वजह से हो रहा है। ये दरअसल हमारी गलतियों की सज़ा हमें मिल रही है। तुम क्या कहना चाहते हो? बाबे सादिक ने वजाहत तलब की। मेरे ख्याल में इन सारी बातों की आपको भी खबर है। सच्चे साईं की तरफ हमारा ध्यान कम से कम होता जा रहा है। आपने देखा ही होगा पिछले उर्स पर क्या हुआ था। मुश्किल से 300 बंदा इकट्ठा हुआ। वहाँ लंगर बिना होने के बराबर था। कंपाउंडर रहमत ने कहा, यार फिदा, तुम्हें पता ही है इस दिन तेज बारिश थी और बारिश की वजह से कोई और काम तो नहीं रुका। फिदा हुसैन ने तेजी से बात काट कर कहा, रमजान तेली की बेटी की शादी भी तो उसी दिन हुई थी और चौधरी जी के भतीजे के खतने भी हुए थे कि नहीं? शादी की तो मजबूरी थी, मुंडे वालों को तारीख दी हुई थी। मास्टर नूरदीन ने वजाहत की। मास्टर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम वैसे ही अल्लाह वालों के मुनकर हो। एक तवील बहस शुरू हो गई। हक्के ज़्यादा तेजी से गड़गड़ाए जाने लगे। आवाज़ें कभी तेज हो जाती, कभी मध्यम पड़ जाती। हाथों के इशारे भी इसी तरह कभी दरस्त हो जाते, कभी नरम पड़ जाते। मैंने करीब बैठे डाकिया अब्दुर्रहमान से पूछा, ये सच्चे साईं का क्या मामला है? कुछ भी नहीं जी, वो सरगोशी में बोला। हवलदार पीरी फकीरी पर बड़ा यकीन रखता है। आप जानते ही हैं, ऐसे लोग हर मामले को दूसरा रंग दे देते हैं। सच्चे साईं का मज़ार यहाँ से 10-12 मील के फासले पर है। काफ़ी ऊंचा टीला है जिस पर मज़ार बना हुआ है। रास्ता भी बड़ा दुश्वार गुजार है। आखिरी 2-2.5 मील का रास्ता तो बहुत ही मुश्किल है। ये वजह है कि कम लोग वहाँ हाजिरी देने चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अब रद हवाली की तरफ शमसी दरगाह पर चले जाते हैं। बागपुर में जो लोग सच्चे साईं के पक्के मुरीद हैं, इनका ख्याल है कि मज़ार पर कम हाजिरी की वजह से साईं जी नाराज़ हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बागपुर में जो हादसात हो रहे हैं, इनकी वजह साईं जी की नाराज़गी है। हवलदार फिदा हुसैन और मास्टर नूरदीन की बहस नुक्ते अरूज पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान में जवान साल अफराद की एक टोली मास्टर नूरदीन के हक में बोलने लगी और हवलदार फिदा हुसैन का पल्ला हल्का हो गया। जवान साल टोली की राय भी ये थी कि जो खून खराबा हुआ है, इसे किसी जिन भूत के खाते में नहीं डाला जा सकता। ये किसी जराइम पेशा बंदे का काम है, या फिर हो सकता है
कि कोई जानवर हो, कोई पालतू बनमांस या फिर किसी मदारी का फरार हो जाने वाला रीछ या इस किस्म की कोई और शय। अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक लोग मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जिसका गिरोह का ख्याल था कि ये कोई जानवर या अजीब अल खलकत जानवर होगा। उन्होंने फैसला किया कि कब्रिस्तान और नवाही खेतों के गिर्द घेरा डालकर हांका किया जाए, यानी खूब ढोल कंस्तर बजाए जाएं और इस इम्कानी जानवर को हाँक कर इसकी पनाहगाह से बाहर लाया जाए। गांव के जवान और लड़के पाले इस तजवीज़ के ज़बरदस्त हामी बन गए और अपने जोशो खरोश का इजहार करने लगे। हवलदार फिदा हुसैन और इसके हमनवा बुरे बुरे मुंह बना रहे थे। इनका ख्याल था कि इस रूहानी मसले का रूहानी हल होना चाहिए और ख्वाह का शोर शराबा हालात को मजीद ख़राब कर सकता है। सूरज डूबने से पहले ही बागपुर का ये हाल हो गया कि तमाम गलियां और रास्ते सुनसान नजर आने लगे। मैं इस वक्त थाने में शौकत के पास मौजूद था। शौकत ने रूटीन की पूछ-गूछ के लिए मुतवफ़ी बशीरे की बेवा जुबैदा को बुलाया हुआ था और इससे बातें कर रहा था। जुबैदा का ससुर भी इसके साथ था। इस दौरान में गांव के चंद सरकर्दा अफराद थाने आए। उन्होंने शौकत से कहा कि उन्होंने अपने तौर पर गांव में ठेकरी पहरे का इंतजाम कर लिया है। नौजवानों की 3 टोलियां बनाई गई हैं जो रात भर गांव में गश्त करती रहेंगी। हर टोली के पास कम से कम एक बंदूक या पिस्तौल होगा। मास्टर नूरदीन ने शौकत से दरख्वास्त की कि पुलिस के 2 बंदे भी हर टोली के साथ मौजूद रहें तो बहुत अच्छा होगा। शौकत के पास काफी अमला मौजूद था। इसने 1 SI और 4 कांस्टेबल गांव वालों के साथ रवाना कर दिए। मास्टर नूरदीन ने यह भी बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान और आसपास के खेतों में हांका भी किया गया है, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव वाले वापस चले गए। एक संतरी ने अंगीठी बाल कर कमरे में रख दी। सरे शाम ही सख्त ठंड हो गई थी। रोजाना की तरह एक तवील काली शब सर पर थी और इस शब में एक भयानक अंदेशा सांप की तरह सरसरा रहा था। अब हम कमरे में अकेले थे। हमने मंतकी अंदाज में अब तक के वाकयात का तज्जिया शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने बताया है, शौकत एक पढ़ा लिखा थानेदार था। देहाती माहौल में रहने के बावजूद नमक की कान में नमक नहीं हुआ था। वो अपनी तफ्तीश को अकल के पैमाने और ठोस शहादतों के दायरे से बाहर नहीं जाने देता था। हवाई चीज़ों और उनकी पुरस्रार कारस्तानियों पर यकीन करना मेरी तरह इसके बस में भी नहीं था। हम दोनों एक ही अंदाज में सोच रहे थे और हमारे तजिए का रंग ढंग भी एक ही था। शौकत लालटेन की लो ऊंची करते हुए बोला, हाँ यार असलम, कुछ रोशनी डालो इन हालात पर अपने अंदाज में। अपने अंदाज से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? वही सहाफियाना स्टाइल जिसमें चूके चुनांचा गोया दरे असना बादजा जैसे अल्फाज का वाफिर इस्तेमाल होता है। एक तो तुमने मेरी छुट्टियां बर्बाद कर दी, ऊपर से मजाक का निशाना बना रहे हो। मेरा ख्याल है कि इस गोरकंदे से निकलकर लाहौर सुधार लूं तो बेहतर रहेगा। अपनी जिगरी यार को इस अनोखी मुसीबत में छोड़कर जाओगे तो हया नहीं आएगा। सच कहते हैं पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अच्छा छोड़ो इन घसे पिटे मुहावरों को, जरा अपने रोशन रोशन तबसरे से मेरी खोपड़ी रोशन कर दो। कुछ देर तक हमारे दरमियान नोक जोक हुई। फिर मैंने नया सिगरेट लगाया और गहरा कश लेते हुए कहा, कभी कभी ऐसा होता है, देखा देखी हिरास की फिजा पैदा हो जाती है। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक आसेब तो खौफ का जज्बा होता है जो इंसानी जहन को इस तरह जकड़ता है कि हर तरफ आसेब ही आसेब नजर आने लगते हैं। अगर हम शुरू से इन वाकयात पर गौर करें तो वाकयात की कड़ियों को यूं मिलाया जा सकता है। एक अकेली औरत यानी जुबैदा को अपने घर के सैन में कोई अजीब शय खड़ी नजर आई। कोई हियोला था, कोई साया था या कुछ और। बहरहाल जुबैदा के डरे हुए जहन ने इस शय को एक बला की शक्ल दे दी। या फिर हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि इसने जानबूझकर ऐसा किया। दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत रही हो। बहरहाल जुबैदा के सनसनीखेज बयान के चंद ही घंटे बाद इसका शोहर बशीरा कत्ल हो गया। इस कत्ल का तस्करा करबो जवार में फैल गया। खौफ की फिजा पैदा हुई और लोगों के जहनों में एक तरह का डर जड़ पकड़ गया। न खुशगवार इत्तेफाक ये हुआ कि इसके बाद दूसरी वारदात हुई। सुगरा की लाश गन्ने के खेत में पाई गई। मुजरिम का कोई खोज नहीं मिला। लोगों के जहनों में जमा हुआ डर कुछ और भी शदीद हो गया। तुम्हारा दोस्त चांद भी उन्हीं लोगों में शामिल था और उसी माहौल का हिस्सा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। अपनी बात जारी रखो। वो अंगीठी के दोनों जानिब पांव फैलाते हुए बोला,
میں نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر کہا۔ چاند کے ذہن میں بھی وہی خوف موجود تھا جس نے دوسرے لوگوں کو گھیر رکھا تھا۔ کل جب چاند تاریک سرد رات میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو لاشعوری طور پر وہ خوف زدہ تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، ممکن ہے کہ کہیں کوئی آڑ ہوئی ہو یا درخت کا سایہ جما ہو یا پھر کسی قبر کی چادر وغیرہ اڑ کر چاند کی طرف آئی ہو۔ بہرحال اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ پہلے سے ڈرا ہوا چاند کچھ اور ڈر گیا اور دوڑ پڑا۔ اس کا جسم تن و مند ہے، ایسا شخص تاریکی میں اور خوف کے عالم میں زیادہ دور نہیں دوڑ سکتا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے اسے ٹھوکر لگی اور وہ فیض کے مویشیوں کے پاس اوندے منہ گر گیا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی پراسرار سایہ واقعی چاند کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اسے نقصان بھی پہنچانا چاہتا تھا تو پھر چاند کو زمین بوجھ چھوڑ کر واپس کیوں چلا گیا؟ اس نے چاند پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ طفیل احمد رہا ہوگا۔ وہ چاند کا شور سن کر جاگ گیا تھا۔ حملہ آور نے جب ایک کے بجائے 2 بندے دیکھے تو واپس چلا گیا۔ تم نے چاند کے بیان پر زیادہ غور نہیں کیا، میں نے کہا۔ چاند کا کہنا ہے کہ طفیل جاگنے کے بعد فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا، لیکن طفیل نے تو کہا ہے کہ اس نے چاند کو گرتے دیکھا تھا اور پھر اس کے پیچھے ہیولے کو بھی دیکھا تھا۔ بعد میں اس نے ہیولے کو للکارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ طفیل اور چاند کے بیان میں تضاد ہے۔ محترم انسپکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ تم طفیل کو تھوڑا سا مزید کرے دو۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد طفیل نامی وہ کارندہ پھر شوکت کے سامنے تھا۔ اس مرتبہ شوکت نے اس کے ساتھ ذرا سختی سے بات کی۔ وہ کڑک کر بولا، دیکھ طفیلے، میرے ساتھ اونگی بونگی نہیں ماننی۔ جو کچھ بھی تم نے دیکھا یا سنا ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ سنا ہے؟ ایک لفظ کی کمی بیشی بھی نہیں۔ طفیل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مائی باپ، میں بلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میرا کوئی فائدہ نہیں جی اس میں۔ چاند کا کہنا ہے کہ تم چارپائی سے اٹھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ تم کہتے ہو تم وہیں رکے رہے۔ تم نے چاند کے پیچھے آنے والے کو دیکھا اور اسے للکارا بھی۔ کچھ دیر تک طفیل نے اپنے پہلے بیان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن شوکت بڑی سخت زبان بول رہا تھا۔ جلد ہی طفیل نے ہار مان لی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی مان لیا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے۔ اس نے چاند صاحب کے پیچھے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا، میں جب جاگا تو چاند صاحب بھاگے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر وہ بیلوں کی کھرلی کے پاس آ کر گر گئے۔ مجھے ان کے پیچھے کوئی شے نظر نہیں آئی، بس میں نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ ڈر کر بھاگے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ شوکت نے طفیل سے کچھ مزید سوال جواب کیے، اس کے بعد اسے واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے۔ طفیل کے نئے بیان سے ان خیالات کی تائید ہوتی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے شوکت کے سامنے بیان کیے تھے۔ بعض اوقات بے جا خوف انسانی ذہن کو اس طرح جکڑتا ہے کہ وہ بے وجود چیزوں کو دیکھنے اور سننے لگتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کل رات چاند کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ وہم کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ قبرستان سے گزرتے وقت اس کے ڈرے ہوئے ذہن نے تاریکی کے پردے پر کچھ اشکال بنائی ہوں اور اسے سر پٹ بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ اگلی شام کا واقعہ ہے۔ شوکت نے مجھے بتایا کہ چودھری ارباب نے ہم دونوں کی دعوت کر رکھی ہے۔ شوکت نے بتایا کہ کام سے فارغ ہو کر 8 بجے کے قریب چودھری کی حویلی میں جائیں گے۔ یار میرا جانا کیا ضروری ہے؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ او ایک کھوتے، چودھری تیری شان ہی تو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے۔ میں جانتا ہوں شوکے، یہ چودھری اور زمیندار لوگ کسی کی عزت افزائی نہیں کرتے، یہ بس اپنے نمبر بناتے ہیں اور اپنے رستے سیدھے کرتے ہیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ چودھری بہت گہرا بندہ ہے۔ یہ عام چودھریوں کی طرح گرجتا برستا نہیں ہے، اور جو لوگ گرجتے برستے نہیں وہ خاموشی سے برس بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یار تم جانتے ہو کہ مجھے ادھوری بات سے چڑھ ہے، میں نے کہا، اور تم بھی جانتے ہو کہ میں نے تم سے کبھی ادھوری بات نہیں کی، تو پھر اب کیوں کر رہے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں تھی یار، چلو جو عام ہے وہی بتا دو۔ شوکت نے گہری سانس لی اور بولا، کیوں نہیں، بس کل مجھے ایک ہلکا سا شک ہوا تھا۔ چاند کے زخمی ہونے کے بعد میں چودھری کی حویلی میں گاڑی لینے گیا۔
मेरी दस्तक पर चौधरी के एक कारिंदे ने गेट का छोटा दरवाज़ा खोला और सलाम किया। मैंने इसे कहा कि वो आलमगीर को बुलाए। कारिंदा आलमगीर यानी चौधरी के बेटे को बुलाने चला गया। मैं डेवड़ी में ही खड़ा रहा। इस वक्त तेज हवा चल रही थी। मुझे हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। यूं लगा जैसे कोई औरत किसी बंद कमरे के अंदर चीख रही है। उस वक्त चांद की परेशानी भी थी और बहुत जल्दी भी थी। मैं उन आवाज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं कर सका। हो सकता है कि ये किसी औरत के बजाय बच्चे की आवाज़ हो। मैं इस बारे में आलमगीर से पूछने का इरादा रखता था, लेकिन फिर जल्दी में ये बात भी जहन से निकल गई। आज सुबह जब आलमगीर को देखा तो फिर से ये वाक़या जहन में आ गया। हमारी बातों के दौरान में ही गाड़ी के इंजन का शोर सुनाई दिया। इस गांव में 2 ही गाड़ियां थीं, एक शौकत वाली खटारा जीप, दूसरी चौधरी के अंग्रेज मेहमानों की सुर्ख कार। जीप तो सामने थाने के सहन में खड़ी थी। ये अंग्रेजों की शेवरलेट कार ही हो सकती है। वो धूल उड़ाती हुई थाने के ऐन सामने से गुजरी और हवेली की तरफ चली गई। मुझे खूबरू सलोया याद आ गई और इसके साथ ही कोंच के शिकार का वो वाकया भी याद आ गया जो 2 दिन पहले सुबह सवेरे पेश आया था। मैं और शौकत कुछ देर तक चौधरियों और उनके मेहमानों के बारे में गुफ्तगू करते रहे। इसी दौरान सिरके बलजर का एक केस थाने में आ गया और शौकत अपने साइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। शाम 8:30 बजे के करीब हम चौधरी अरबाब की हवेली में पहुंचे। ये नीम पुख्ता हवेली अपनी ऊंची दीवारों, बर्जियों और रंगदार शीशों के साथ गांव में सबसे नुमाया नजर आती थी। पूरे गांव की तरह हवेली के इर्द गिर्द एक पुरअंदेश खामोशी तारी थी। हवेली के फाटक पर 2 मुसल्लह अफराद पहरेदारी कर रहे थे। हवेली के अंदर दाखिल हुए तो रौनक नजर आई। हवेली की अंदरूनी आराइश और सजावट बाहर से बढ़कर थी। चौधरी के बेटे आलमगीर ने तपाक से इस्तकबाल किया और अंदर वसीओ अरीस बैठक में ले आया। यहाँ वो तीनों अंग्रेज मौजूद थे जिनसे 2 दिन पहले खेतों में मुलाकात हुई थी। महाजबी सलोया भी मौजूद थी। एक लम्हे के लिए मेरी और इसकी निगाहें मिली। मुझे इसकी नीली आंखों में शनासाई की चमक नजर आई। चौधरी अरबाब के अलावा एक मकामी शिकारी भी बैठक में मौजूद था। इसका नाम बाद में राजी जान मालूम हुआ। वो पुख्ता रंग और दरमियानी उम्र का शख्स था। चौधरी अरबाब हस्बे मामूल सफ़ेद बुराक धोती कुर्ते में मलबूस था। सर पर ऊंचे शिमले वाली पगड़ी थी। चौधरी के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर तमज़्ज़त महसूस हो रही थी। जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि ये शराब की तमज़्ज़त है। अल्कोहल की बोचारों तरफ महसूस हो रही थी। एक गोशे में तपाई पर मीना और सागिर दिखाई दे रहे थे। दरअसल यहाँ शराब व कबाब और रक्स व सरूर की बेतकल्लुफ़ महफिल जमी हुई थी। सब ने हमें खुशदिली से वेलकम कहा। अंग्रेज साहिबान से मेरा तारुफ हो चुका था। आलमगीर ने बेतकल्लुफ़ से जानी वॉकर की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई और पीने की दावत दी। मैंने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। सलोया उठला कर बोली, चलें, इस फंक्शन में कोई तो हमारा साथी है। इसके कहने का मतलब यही था कि वो शराब खाना शौक नहीं फरमाती। चौधरी अरबाब ने शौकत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ आपका एक साथी और भी है। ये तो और भी खुशी का बात है। सलोया ने अपना सर ऊपर नीचे हिलाया। हम हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे, लेकिन गुफ्तगू का रुख बहुत जल्द बागपुर के तशवीशनाक हालात की तरफ मुड़ गया। चांद के जख्मी होने का जिक्र भी हुआ और इस खौफ व हरास पर भी बात हुई जो आम लोगों में फैल रहा था। मैं इस सारे मामले के हवाले से चौधरी के अंग्रेज मेहमानों की राय जानना चाहता था। ये लोग मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और कभी कभी बड़े पत्ते की बात करते हैं। जाहिर है कि हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। जैसा कि मैंने बताया है, अंग्रेज़ों में जैकब और हार्डी दोनों भाई थे। इनमें से जैकब बड़ा था। इसकी सेहत अच्छी थी, वरना मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 40 साल से ऊपर ही थी। इसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे से अमारत और आसूदगी झलकती थी। इसकी घनी भौहें और नहायत संजीदा चेहरा इसके तजर्बे और इसकी कुव्वत बर्दाश्त को जाहिर करता था। 2 रोज़ पहले कुएं पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान में मुझे पता चला था कि जैकब लंदन के किसी कंपनी में हिस्सेदार है और इस कंपनी का ताल्लुक लोगों को तफरीह वगैरह फराहम करने से है। आज इस बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात मालूमात हुई थी। वो इस कंपनी में एक चौथाई शेयर होल्डर था। जैकब का छोटा भाई हार्डी इसके मामन के तौर पर काम करता था। इससे पहले कि मैं जैकब से बात करता, वो पाइप का कश लेते हुए खुद ही बोल उठा। इसने अंग्रेजी में कहा, यहाँ अजीब वाक़यात हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। सच्ची बात है
کہ میں نے آج تک ایسی سراسیمگی کی حالت نہیں دیکھی۔ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہے، مگر وہ اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چشمدید گواہوں نے حملہ آور کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ ناقابل یقین ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ وہ وہی بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے۔ سلویا اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کر کے بولی، چودھری صاحب، ہم کا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ دیر ہمارا مہمانداری نہیں کرنا پڑے گی۔ چودھری کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آئی، لیکن میں اور شوکت مسکرا دیے۔ سلویا کا مطلب تھا کہ موجودہ حالات سے وہ چاروں بھی خوف زدہ ہیں اور باغپور سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے جیکب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر جیکب، آپ نے موجودہ حالات کے حوالے سے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ ابھی میرا سوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ جیکب بول اٹھا، ایڈیٹر صاحب، اس قسم کے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے ایک ہی طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں اور لوگ جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ چند ماہ پہلے ایسٹ لندن میں بھی اسی طرح کی ایک سیریل کلنگ ہوئی تھی اور قاتل گرفتار نہیں ہو سکا تھا۔ اس واقعے نے بھی کافی سراسیمگی پھیلائی تھی۔ اس نے پائپ کی راکھ جھاڑتے ہوئے تمباکو کی تھیلی نکالی اور بات جاری رکھتے ہوئے شستہ انگریزی میں بولا، میں ذاتی طور پر حقیقت پسند شخص ہوں، لیکن کوئی بھی اس طرح کے معاملے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ جادو اور ہپناٹزم وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اعتراف اب سائنس بھی کرنے لگی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے جو آپ اور ہم جیسے لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مغرب میں بھی آسیب، ارواح اور جادو وغیرہ کے بارے میں سنجیدہ قسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ بہت کچھ کہا اور لکھا جا رہا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باغپور میں پیش آنے والے واقعات کا کوئی غیر مرئی پہلو ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوری جناب، جیکب نے نفی سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہاں کے حالات کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں اور ایسی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں کہ کوئی واضح رائے قائم کر سکوں۔ بہرحال یہ سارا معاملہ دلچسپ اور توجہ طلب ہے۔ سلویا بولی، ہم کو تو لگ رہا ہے ایڈیٹر صاحب کہ ہم پاکستان کے بجائے کہیں افریقہ میں ہیں۔ وہاں میجک اور گھوسٹ وغیرہ کا بہت چرچا رہتا ہے۔ لاسٹ ایئر میں تنزانیہ میں تھی، اسمتھ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم نے وہاں بلیک میجک کا بہت سا کرشمہ دیکھا۔ گفتگو کے دوران میں اچانک میری نظر بیٹھک کے ات کھلے دروازے سے گزر کر ایک چہرے پر پڑی۔ یہ بابے صادق کا چہرہ تھا، باغپور کا وہی سرخ و سفید اور ہر دل عزیز بوڑھا جس کی ٹانگوں میں جوانوں جیسی طاقت تھی اور جس نے بے خبری میں سلویا کو کھیت میں گرا کر خوب رگڑے دیے تھے۔ جو ہی میری نظر پڑی، بابا صادق فوراً دروازے سے ہٹ گیا۔ اب وہاں مخمل کے لہراتے ہوئے پردے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بابا صادق کا انداز مجھے چونکا گیا۔ میں جانتا تھا کہ بابا صادق ایک بھلا آدمی ہے۔ وہ چودھری ارباب کا ملازم تھا اور یہاں حویلی میں اس کا پایا جانا قابل فہم تھا۔ پھر بھی بابے کا انداز غور طلب محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا آنے والا تھا، دسترخوان بچھایا جا رہا تھا۔ تلے ہوئے گوشت اور باسمتی چاول کی خوشبو اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ہاتھ دھونے کے بہانے بیٹھک سے اٹھ آیا، پھر تیزی سے گھوم کر بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ بابا صادق اسی طرف گیا تھا، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیوڑی میں چودھری کا ایک مسلح کرندہ پھاٹک کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑا تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بابا صادق تو نظر نہیں آیا، لیکن یوں باہر نکلنے سے مجھے ایک خاص بات کا پتہ ضرور چل گیا۔ حویلی کی ڈیوڑی میں کھڑی سرخ کار شاید تھوڑی دیر میں کہیں روانہ ہونے والی تھی۔ دراصل جب میں بابا صادق کی تلاش میں نظر دوڑانے کے بعد واپس بیٹھک کی طرف جانے لگا تو اچانک میری نگاہ سرخ کار کی طرف اٹھ گئی۔ چودھری ارباب کا ایک دراز قد ملازم 2 رائفلیں اور ایک تھرماس کار میں رکھ رہا تھا۔ تھرماس میں ظاہر ہے کہ چائے یا کافی وغیرہ ہوگی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ لوگ کہیں شکار وغیرہ پر جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے انہیں رات کے وقت ہی شکار پر دیکھا تھا۔ بہرحال یہ صورت غور طلب بھی تھی۔ باغپور اور ارد گرد کے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا تنی ہوئی تھی۔ لوگ سر شام گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ ایسے ماحول میں شکار اور تفریح کے لیے نکلنا کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ میں کسی سے کوئی سوال کے بغیر بیٹھک میں واپس آ گیا۔ یہاں ملازم کھانا چن چکے تھے۔ بڑا پرتکلف مینیو تھا۔ بنی ہوئی چامپیں، روسٹ کی ہوئی مرغیاں اور بطخیں اور دریا کی روح مچھلی، تر کنڈا مچھلی کے بیسن لگے قتلے، بریانی، پراٹھے،
और इसके अलावा भी बहुत कुछ। स्वीट डिश के तौर पर गुड़ के स्पेशल चावल थे। इसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश वगैरह डाले गए थे। अंग्रेज मेहमानों के आगे शराब और इसके लवाजमात भी सजाए गए थे। खाने के दौरान में हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। सलोया मुझसे मुखातिब हुई और मेरे प्रोफेशन के हवाले से सवालात करती रही। खाने के बाद भी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हो रही थी। मैं इंतज़ार ही करता रहा कि चौधरी अरबाब अली या इसके मेहमानों की तरफ से कोई बताएगा कि वो लोग डिनर के बाद कहाँ रवाना हो रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस मौजू पर ज़बान नहीं खोली। यूं लगता था कि वो इस बात को जानबूझकर गोल किए हुए हैं। पता नहीं क्यों इनका ये रवैया मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। खाने के बाद हम साथ वाले हाल कमरे में आ बैठे। यहाँ सुर्ख कालीन था और चारों तरफ गाँव तकिए लगे हुए थे। शौकत ने आंखों आंखों में मुझे मायनी खेज इशारा किया। शौकत का अंदाज़ा दुरुस्त था। अभी हमें बैठे हुए 2-4 मिनट ही हुए थे कि एक खुश जमाल नोखेज रुकासा छम से अंदर आ गई। साथ में 2-4 सा जिंदे भी थे। जरा ही देर में नोखेज रुकासा का जिस्म साजों की संगत में निगाहों के सामने बिजलियां गिराने लगा। वो सख्त सर्दी में भी बारीक और नाकाफी लिबास पहने हुए थी। लिबास के अंदर से भी इसके जिस्म की गुलाबी रंगत नुमाया थी। गिरेबान बहुत कुशादा था और वो इस कुशादगी को रक्स के दौरान बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। अंग्रेज हजरात भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन मैंने सलोया के चेहरे पर संजीदगी और बेजारी के आसार देखे। तहम इस हैजान खेज रुक्स के बाद एक बांसुरी नवाज ने हाजरीन को एक खूबसूरत लोक धुन सुनाई। इस धुन को सलोया समेत सारे मेहमानों ने पसंद किया, बल्कि दोबारा सुना। ये धुन इस तर्ज पर थी जिस पर हैरो वारे शाह पड़ी जाती है। बांसुरी नवाज की परफॉर्मेंस के दौरान में ही छत पर एक खटका सा सुनाई दिया। फिर धम धम की आवाज चंद मर्तबा आई। मैंने देखा कि चौधरी अरबाब के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। इन लम्हों में छोटा चौधरी यानी आलमगीर भी एकदम मुस्तरिब दिखाई दिया। एक लुख्ते के लिए बाप बेटे की निगाह मिली, फिर आलमगीर तेज कदमों से बाहर निकल गया। मेरे अलावा शायद किसी ने भी ये सूरत हाल नोट नहीं की थी। दीगर हाजरीन के अलावा शौकत की सारी तवज्जो भी बांसुरी नवाज की तरफ थी। आलमगीर के बाहर जाने के थोड़ी ही देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। रात तकरीबन 11 बजे ये महफिल इख्तिताम को पहुंची। हम चौधरी अरबाब और इसके मेहमानों से इजाज़त लेकर हवेली से निकल आए। आलमगीर हमें फाटक तक छोड़ने आया। हमारा रुख अब घर की तरफ था। गली दूर तक तारीख और सुनसान थी। यख बस्ता सर्दी ने हर शय को ढांप रखा था। हमारे मुआयदों में गर्मा गर्म मछली थी, शायद इसीलिए सर्दी कुछ कम महसूस हो रही थी। कहीं पास ही से टेकरी पहरे वालों की सदा सुनाई दे रही थी। जागते रहना खबरदार, जागते रहना भाइयों। मैंने सिगरेट सुलगाए हुए कहा, शौके यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा अंदाजा है कि आज रात चौधरी और इसके मेहमान फिर कहीं निकल रहे हैं। क्या मतलब है? मैंने शौकत को बताया कि किस तरह मैं हाथ धोने के बहाने बाहर डेवड़ी की तरफ से गया था और किस तरह मैंने वहां सुर्ख कार को तैयारी की हालत में देखा, लेकिन चौधरी या आलमगीर ने हमसे तो कोई जिक्र नहीं किया। यही बात गौर करने वाली है। उन्होंने दुनिया जहां की बातें की हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो अभी थोड़ी देर में कहीं जाने का इरादा रखते हैं। फिर मैंने शौकत को इन आहटों के बारे में बताया जो छत की तरफ से आई थी और जिन्हें सुनने के बाद आलमगीर फटाफट बाहर निकल गया था। ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मौजूदा सूरत हाल में इस पर गौर करना पड़ रहा था। शौकत ने बताया कि इसने भी छत से उबरने वाली मध्यम आवाजें सुनी थी। यार शौकत, क्यों ना देखा जाए कि ये लोग कहाँ जाते हैं। अगर चौधरी को पता चल गया तो बड़ा बदजन हो जाएगा। भाई, मौजूदा हालात में गश्त पर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निभाते हुए तुम किसी भी वक्त कहीं भी पाए जा सकते हो। लगता था कि मेरी बात शौकत के दिल को लगी है। ये भी मुमकिन था कि वो खुद भी इस अंदाज से सोच रहा हो। हम दोनों की सोच अक्सर मिल जाती थी। घर की तरफ जाते जाते शौकत ने अपना रुख थाने की तरफ मोड़ दिया। मैं समझ गया कि इसने मेरा मशवरा कबूल कर लिया है। एक पतली गली से गुजरकर हम इस कुशादा रास्ते पर पहुंच गए जिस पर थाना वाक़या था। अंदर के 2 कमरों में लालटेन की मध्यम रोशनी झलक दिखा रही थी। 2 संतरी कंबल लिपटे आग जलाए बैरूनी दरवाजे के पास ही एक छप्पर के नीचे बैठे थे।
ASI نذیر رات کی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ پہاڑ جیسی رات گزارنے کے لیے اس کے پاس گرم انگیٹھی تھی، ایک ٹرانزسٹر ریڈیو تھا اور باسی اخبار تھا۔ شوکت کو اچانک تھانے میں دیکھ کر وہ بکھلا کر کھڑا ہو گیا اور سلوٹ کیا۔ خیریت تو ہے جناب؟ خیریت ہی ہے۔ تم مشکی اور چتکبرے پر کاٹھی ڈالو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ لیکن اس وقت جناب، نذیر نے قدرے حیرت سے کہا۔ ہاں اسی وقت، تم گھوڑے تیار کرو، شوکت نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ گھڑ سواری میرا بھی پسندیدہ مشغلہ تھا، میں لاہور میں بھی کسی نہ کسی طور پر یہ شوق پورا کر لیا کرتا تھا۔ ہم نذیر کی دہکائی ہوئی انگیٹھی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہم دونوں خاموش تھے، لیکن ذہن میں ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے۔ کیا واقعی چودھری ارباب علی اور اس کے انگریز مہمان کوئی خاص بات چھپا رہے ہیں؟ کیا باغپور میں ہونے والے پے در پے حادثات اور ان مہمانوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ 2 روز پہلے شوکت نے حویلی کے اندر سے جونسوانی چیخیں سنی تھیں، وہ بھی ابھی تک ایک معمہ تھیں۔ کیا حویلی کے اندر کسی کو حبس بھیجا میں رکھا گیا تھا؟ آج چھت پر سے ابھرنے والی آوازیں سن کر چودھری اور اس کا بیٹا کیوں چونکے تھے؟ اس قسم کے کئی سوال ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ آج چودھری کے مہمان مسٹر جیکب کی باتیں میں نے بڑے دھیان سے سنی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جیکب بین السطور کیا کہہ رہا ہے۔ مغربی ممالک کے باشندوں کو اکثر روشن خیال اور حقیقت پسند سمجھا جاتا تھا، مگر جیکب نے باغپور کے حالات کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی تھی وہ حقیقت پسندی سے ہٹ کر تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ان واقعات کو پراسرار اور ناقابل فہم قرار دے رہا ہے۔ کیا واقعی وہ ایسا سمجھ رہا تھا یا پھر ہماری الجھن کو مزید بڑھانا چاہتا تھا؟ ابھی میں شوکت سے کچھ کہنے والا ہی تھا کہ وہ بول اٹھا۔ مجھے تو گورا صاحب جیکب کی باتوں سے ایسا لگا ہے کہ وہ ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ یہ قتل کی سیدھی سادی وارداتیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور جو ہمیں نانی پڑنانی یاد دلا سکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم شکل سے اتنے ہی الو نظر آتے ہیں؟ اپنے بارے میں تو مجھے تسلی ہے کہ میں ایسا نظر نہیں آتا، لیکن تم دیہاتی تھانوں میں رہ کر کچھ بدھو سے ضرور لگنے لگے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر وہ گورا ہمیں باندر واقعی بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ کیا وہ صرف شغل کر رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ تر دیہاتی کمزور عقیدے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو سمجھدار ہیں وہ ان کی اونگی بونگی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 خون ہوئے ہیں، 2 جیتے جاگتے انسان مارے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یارا۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی دوران میں 2 گھوڑے تھانے کے سین میں پہنچ گئے، ایک مشکی رنگ کا، دوسرا چتکبرا تھا، دونوں پر زینیں کسی ہوئی تھی۔ میں نے چتکبرے گھوڑے کو تھپکی دی اور اس پر سوار ہو کر دیکھا۔ شوکت کے کان مسلسل باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حویلی یہاں سے بہت دور نہیں تھی، ہمیں پتا تھا کہ جوں ہی سرخ کار اسٹارٹ ہو کر گلی میں پہنچی ہمیں اس کی آواز سنائی دے جائے گی۔ کار کی آواز سنتے ہی ہمیں بھی فوراً سوار ہو کر تھانے کے احاطے سے نکل جانا تھا۔ شوکت نے ASI نذیر سے کہا کہ وہ حوالدار فدا حسین کو گلی میں بھیج دے تاکہ جو ہی سرخ کار حویلی سے نکلے وہ ہمیں اطلاع دے دے۔ نذیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب فدا حسین تو 4 بجے ہی گھر چلا گیا تھا، اسے سردی کے ساتھ بخار ہو رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ بہانہ بنا رہا تھا، بس وہ ڈرا ہوا ہے۔ نذیر نے ہیڈ کانسٹیبل شمشاد کو باہر بھیج دیا اور مزید احتیاط کے طور پر خود بھی گلی میں ٹہلنے نکل گیا۔ شوکت نے کن آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور انگیٹھی کی ایک جلتی لکڑی سے سگریٹ سلگا کر بولا، وہ میم بڑے غور سے دیکھ رہی تیری طرف، لگتا ہے کہ اس دن کے واقعے کا اس پر کافی اثر ہوا ہے۔ کس واقعے کی بات کر رہے ہو؟ زیادہ بولے بادشاہ نہ بنو، تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ کھیتوں میں میم جب باب صادق سے ڈر کر بھاگی تھی تو وہ ٹھا کر کے تمہارے سینے سے آ لگی تھی، بلکہ لپٹ ہی گئی تھی۔ بڑی حسرت ٹپک رہی ہے تمہارے لہجے سے۔ میں نے کہا، نہیں یار، میں تو تمہاری قسمت پر رشک کر رہا ہوں۔ اس طرح کا رشک کرنا ہے تو پھر باب صادق پر کرو۔ اس جوان بڈھے نے بیچاری کو نیچے گرایا، اس کو قابو کیا اور اچھے خاصے رگڑے بھی دیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بابا اندر سے بڑی پہنچی ہوئی شے ہے۔ سلیہ کو مٹی میں رگڑنے کے بعد جب وہ بری طرح لتھڑ گئی تو پھر وہ بڑے ذوق و شوق سے اس کی پینٹ چھاڑنے لگا۔ شاید ابھی ہم اس بارے میں مزید گفتگو کرتے، لیکن اسی دوران میں گلی کے آخری سرے پر انجن کا مدھم شور سنائی دیا۔ ASI نذیر تیزی سے اندر آیا
और उसने बताया कि गाड़ी हवेली से निकल रही है। शौकत ने अपना होल्स्टर थपथपा के रिवॉल्वर की मौजूदगी का अंदाजा किया, फिर उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। मैंने भी इसकी तकलीद की। कुछ ही देर बाद हम गांव की तारीख गली में यख बस्ता सर्दी का मुकाबला कर रहे थे। दूर फासले पर कार की अगबी लाल बत्तियां नजर आ रही थी। हमें इन हचकोले खाती बत्तियों को निगाह में रखना था और इनके पीछे जाने की कोशिश करना थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि घोड़ों पर सुर्ख कार का ताक़ुब इतना आसान साबित होगा। दरअसल रास्ता कच्चा और नाहमवार था। गांव की गलियों से निकलने के बाद भी कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं हो सकी। हम महफूज फासला रख कर बआसानी कार का ताक़ुब करते रहे। घोड़े अच्छी तरह से सधाए हुए थे और ऊंचे नीचे तारीख रास्ते पर चलने का खातिर ख्वाह तजुर्बा रखते थे। गांव से तकरीबन 1 मील बाहर आने के बाद एक इमारत के आसार नजर आए। दरअसल ये गांव का पुराना स्कूल था। चंद साल पहले सैलाब की वजह से इस स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा था। इस नुकसान के बाद टूटी हुई दीवारों और बैठी हुई छतों के दरमियान दरसो तदरीस का सिलसिला किसी न किसी तौर जारी रहा था। मगर फिर 2-2.5 साल मजीद गुजरने के बाद ये इमारत बिल्कुल खंडर बन गई। अब नया स्कूल गांव के बिल्कुल करीब वाक़या था। जल्द ही हमें अंदाजा हो गया कि कार का रुख स्कूल के खंडर की तरफ है। हमारी तवक्का के ऐन मुताबिक खंडर के करीब पहुंचकर कार रुक गई। यहाँ 3 एतराफ में खुदड़ झाड़ियाँ थीं। एक तरफ खेत थे। हमने भी घोड़े महफूज फासले पर रोक दिए और फिर कुछ देर तक इंतजार के बाद उन्हें दरख्तों से बांध दिया। गाड़ी की रोशनियां बुझ गई थीं। कुछ देर बाद दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आईं। साबित हो रहा था कि कार सवारों की मंजिल यही है। हम दोनों पूरी तरह चौकस और हालात के लिए तैयार थे। मेरा ख्याल है कि हमें नजदीक जाना चाहिए। शौकत ने सरगोश की, मैंने असबाब में सर हिलाया। दरख्तों की आवट में चलते हम कमात के 6-7 फुट ऊंचे खेत में पहुंचे और फिर मजीद एहतियात से खंडर की तरफ बढ़ने लगे। खेत में चलने से आवाज पैदा होती है। रात का वक्त हो तो आवाज नुमाया तर हो जाती है, लेकिन इस रोज चूंकि हवा चल रही थी लिहाजा हम आसानी से आगे बढ़ते रहे और खंडर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। हमने देखा कि चंद हेवले बड़े मोहतात अंदाज में शिकस्ता इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात में शबे की गुंजाइश नहीं थी कि ये कार से बरामद होने वाले अफराद हैं। हम बड़ी महफूज जगह पर थे। खंडर से नजदीक होने के बावजूद हमारे देखे जाने का इम्कान न होने के बराबर था। तकरीबन 7 फुट ऊंची फसल के दरमियान खड़े हम इत्मीनान से कार सवारों की हरकत और सकनात का जायजा लेते रहे। वो एक मकाम पर आकर ठहर गए। अंदाजा हुआ कि आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। दराज कद जैकब इनमें नुमाया नजर आ रहा था। एक फरबा शख्स के कंधे पर झूलती हुई गन भी दिखाई थी। मुझे शक गुजरा कि ये शिकारी राजी जान है। सलोया भी इन लोगों के साथ थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो कहाँ है। बस 2-3 बार इसकी बारीक आवाज ही मेरे कानों तक पहुंची थी। अजीब सा लोज और डर था इसकी आवाज में। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मैं ना चाहने के बावजूद सलोया के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने इससे पहले कोई अंग्रेज लड़की ही नहीं देखी, लेकिन इस बात का एतराफ करना पड़ रहा था कि वो आम यूरोपियन से बहुत मुख्तलिफ थी। इसके तौर अतवार में मशरकियत झलकती थी। इसके शर्माने का अंदाज भी मशरकी था। इस कैफियत में इसके कान सुर्ख हो जाते थे और हल्की नीली आंखों में नशा तैरने लगता था। हकीकत ये है कि मेरे जहन से अभी तक वो लम्हात निकल नहीं सके थे जब वो अपने जिस्म की तमाम तर जुलानी और हशर समानी मुझ पर पेवस्त हो गई थी। बादशाह इसके जपने का अंदाज भी इसके लम्स ही की तरह दिलकश साबित हुआ था। अब भी मैं तारीकी में गाहे गाहे इसकी आवाज सुन रहा था। जब ये आवाज समाज से टकराती थी दिल में खुद बुद सी होने लगती थी। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसी तरह खेत में खड़े रहे। फिर हमने देखा कि कार सवारों में से 2 अफराद झुक कर चलते हुए मुख्तलिफ एतराफ से खंडर की तरफ बढ़े। सलोया समेत बाकी 3 अफराद नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन यकीनी बात थी कि वो आस पास ही मौजूद हैं। हमने अंदाजा लगाया उन्होंने खंडर से बाहर ही पोजीशन ले रखी है। खंडर की तरफ बढ़ने वाले दोनों अफराद बेहद मोहतात नजर आ रहे थे। लगता था कि हर कदम फूंक कर रख रहे हैं। इनके हाथों में टार्चें थीं। टार्चों के रोशन दायरे खंडर की बैरूनी दीवारों के मुख्तलिफ हिस्सों को चमका रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि इन दोनों टार्च बरदारों में एक जैकब है। कुछ देर तक टार्चों के रोशन दायरे इधर उधर हरकत करते रहे। फिर खंडर के अंदर पहुंचकर हमारी नजरों से ओझल हो गए। दोनों अफराद खंडर के अंदर दाखिल हो गए थे। कोई लंबा चक्कर लग रहा है। मैंने सरगोशी की।
शौकत ने हनकारा भरा। इसका दायां हाथ बेदहानी में बार बार होल्स्टर को छूता था। सब्र आजमा लम्हात थे। कड़ाके की सर्दी में भीगे भीगे खेत के अंदर खड़े हमारी टांगे अकड़ने लगी थी। रात के वक्त खेतों के अंदर हशरात का डर रहता है। जाहिर है कि इन हशरात में दुश्मन जां सांप भी शामिल होता है। इसके अलावा भी कई किस्म के जहरीले कीड़े मिजाज पुरसी का हक अदा कर सकते हैं। हमने ये सारे खतरात मोल ले रखे थे और नतीजे का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे थे कि इस पुरस्कार ड्रामे में हमारा किरदार क्या हो सकता है। ये बात तो अब हम पर तकरीबन वाज़ह हो चुकी थी कि यहाँ कोई संगीन किस्म का गड़बड़ घोटाला है। 90% इम्कान था कि चौधरी के अंग्रेज मेहमान भी इस गड़बड़ घोटाले में मुलविस हैं। अब ये गड़बड़ घोटाला किस किस्म का था, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। एक इम्कान ये भी था कि इस सारे चक्कर का ताल्लुक बशीर और सुगरा के कत्ल से हो। अगर ऐसा था तो फिर ये मामला और भी संगीन हो जाता। मुझे चंद दिन पहले का वो वाकया रह रह कर याद आ रहा था, जब मैंने रात आखिरी पहर छोटे चौधरी और इसके अंग्रेज मेहमानों को खेतों में घूमते देखा था। इस वक्त भी यही महसूस हुआ कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। आखिर वो क्या ढूंढ रहे थे? मेरा ख्याल है कि हमें कुछ और आगे जाना चाहिए। शौकत ने सरगोशी की। तो चलो, जब ओखली में सरते लिया है तो फिर डर किस बात का। हम दोनों एहतियात से आगे बढ़ने लगे। आखिर चंद गज का फासला हमें चौपायों की तरह चल कर तय करने पड़ा। आखिर एक जगह हम औंधे मुंह ठंडी ठार जमीन पर लेट गए। भीगी हुई मिट्टी की खुशबू फसल की खुशबू से बगल गिर होकर हमारे नथनों में घुस रही थी और मर्दाना आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सलोया के अंग्रेज साथी थे। सलोया भी पास ही में मौजूद थी। एक बार इसने हार्डी का नाम लेकर कुछ कहा। दूसरी मर्तबा वो दबे हुए लहजे में बोली, उफ, मेरे पाँव पर कुछ रेंग रहा है। ये आवाजें हमसे फक्त 10-15 गज दूर थी। मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों में से किसी को खांसी या छींक आ जाए तो फौरन से पहले हमारा बांडा फूट जाएगा। सन्नाटे में अपने सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। इससे आगे बढ़ना हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था, लिहाजा वहीं दबक कर लेटे रहे। एक साया सा हमारे सामने लहराया और बड़ी एहतियात से खंडर की तरफ चला गया। गालिबन ये सलोया के दो साथियों में से एक था। जरा देर बाद सलोया की बेजार सी आवाज कानों में पड़ी, हार्डी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज न किया करो ऐसा। मैंने क्या कर दिया है? हार्डी ने मध्यम आवाज में कहा। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? सलोया के लहजे में बदस्तूर खफगी थी। यानी मेरा हाथ लगाना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हार्डी को रूखा जवाब मिला। तुम ज्यादती कर रही हो डार्लिंग, हार्डी ने गालिबन मुस्कुराते हुए कहा था। मेरा भी यही ख्याल है तुम्हारे मुतालिक, सलोया ने सख्त अंदाज में जवाब दिया। इससे गुफ्तगू से साफ पता चल रहा था कि सलोया और हार्डी में किस किस्म के ताल्लुकात हैं। इससे पहले कि इन दोनों में मजीद गुफ्तगू होती, खंडर की तरफ से एक नहायत कर्बनाक चीखती हुई आवाज बुलंद हुई और सन्नाटे का सीना चीरती चली गई। इस दिल दहला देने वाली आवाज के साथ ही किसी ने यक के बाद दीगरे 2 फायर किए। सलोया और हार्डी दिखाई दिए। वो हमारे बिल्कुल सामने फसल में दुबके हुए थे। अब एकदम बेताब होकर खड़े हो गए थे। इस दौरान में 303 का एक फायर और सुनाई दिया। सलोया की चिल्लाती हुई आवाज कानों में पड़ी। वो रहा, वो देखो जा रहा है। इसके साथ ही इसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। हमने भी देखने की कोशिश की, लेकिन जहां हम खड़े थे वहां से कुछ दिखाई नहीं दिया। वो देखो, लगता है कि वो जैकब है। शौकत ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए एक जानिब इशारा किया। यकीनन वो लंबा तड़ंगा जैकब ही था। वो भागता हुआ स्कूल के खंडर से निकला। सुर्ख कार पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। वो चलती हुई कार में भागकर बैठा। कार कच्ची जमीन पर धूल उड़ाती हुई तेजी से दाएं जानिब रवाना हो गई। कार की अकबी सुर्ख बत्तियां बुरी तरह हिचकोले खा रही थीं। उन हिचकोलों से कार की तेज रफ्तारी का पता चलता था। हम दोनों अपनी जगह साकित खड़े थे और सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। अंदाजा हो रहा था कि सलोया और हार्डी भी कार में बैठ गए हैं। देखते ही देखते कार काफी दूर निकल गई। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि घोड़ों तक पहुंचते, उन्हें खोलते और कार के पीछे जाने की कोशिश करते। कार की अगबी रोशनियां अब मदम नजर आ रही थी और इंजन की आवाज भी खासे फासले से सुनाई देती। हम कुछ देर तक सनगन लेते रहे। आसपास कोई आहट नहीं थी। मैंने जेब से टार्च निकाल ली, लेकिन इसे रोशन नहीं किया। शौकत ने रिवॉल्वर होल्स्टर से निकालकर हाथ में ले लिया। इसके बाद हम बड़े धीमे और मोहतात कदमों से खंडर की तरफ बढ़े। खंडर के अंदर पहुंचे तो शिकस्ता इमारतों की मखसूस बोबास नथनों में घुसने लगी। टूटी फूटी दीवारों के दरमियान कई जगह काई उगी हुई थी। कुछ दीवारें अब भी खासी बुलंद थीं। मैंने टार्च जला ली।
टार्च की रोशनी खंडर के अंदर गर्दिश करने लगी और हम बड़े चौंकने अंदाज में दीवारों के दरमियान घूमने लगे। छठी हिस्स कह रही थी कि इन दीवारों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ मामूल से हटकर है। अचानक मैंने कार के इंजन की मदम आवाज सुनी। मैंने शौकत को भी इस तरफ मुतवज्जा किया। इसके साथ ही मैंने टार्च बंद कर दी। एक दीवार की ओर से हमने देखा तो खदशा दुरुस्त निकला। कार की हेडलाइट्स नजर आ रही थी। यकीनन ये वो सुर्ख कार थी। अभी थोड़ी देर पहले ये आंधी की रफ्तार से गई थी, लेकिन अब निस्बतन धीमी रफ्तार से वापस आ रही थी। 1.5-2 मिनट में कार खंडर के ऐन सामने पहुंच गई। इंजन ऑफ कर दिया गया, लाइट्स बुझा दी गईं। फिर दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आईं। हम अपनी जगह दबके रहे और महसूस करते रहे कि वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। गाहे गाहे इनकी दबी दबी आवाजें भी समाज तक पहुंचती थीं। सलोया की खनकती हुई आवाज भी इनमें शामिल थी। कम से कम 4 टार्चों की रोशनियां खंडर के आसपास गर्दिश कर रही थीं। मुझे वो फिक्रा याद था जो कुछ देर पहले सलोया ने चिल्लाते हुए कहा था। इसने किसी भागते हुए शख्स की तरफ इशारा किया था और अपने साथियों को इसके बारे में खबरदार भी किया था। हम इस भागने वाले को देख ही नहीं सके थे, लेकिन क्राइसन से पता चल रहा था कि ये लोग किसी भागने वाले की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। वो कौन था, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। शौकत ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, शायद इन लोगों को शक है कि भागने वाला उन्हें चकमा देकर फिर से खंडर में आ गया है। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ, मैंने कहा, और इसके अलावा एक और बात भी महसूस कर रहा हूँ। वो क्या है? शौकत ने मुझे कहा। वो लोग दोबारा खंडर के अंदर आने से कतरा रहे हैं। शायद तुम ठीक कहते हो। शौकत ने जवाबी सरगोशी की। क्या इरादे हैं? मैंने पूछा। आगे आगे देखो होता है क्या, शौकत ने कहा और खामोशी से अपनी जगह खड़ा रहा। मैंने भी इसका साथ दिया। बहरहाल हम ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार थे। मौजूदा सूरत हाल में कुछ भी हो सकता था। इन लोगों में से कोई हम पर फायर भी खोल सकता था। ये कोई गहरा चक्कर लग रहा था और चौधरी भी इसमें मुलव्वस था। छोटा चौधरी यानी जवान साल आलमगीर अब भी इनके साथ था। गाहे गाहे इसकी आवाज भी हमारे कानों तक पहुंच रही थी। तकरीबन 15-20 मिनट शदीद कशमकश के आलम में गुजरे। एक ही जगह साकित खड़े खड़े हमारी टांगे अकड़ गई थीं, बल्कि सर्दी के सबब पूरा जिस्म अकड़ा हुआ महसूस होता था। बिल आखिर आलमगीर और इसके मेहमानों की तलाश खत्म हुई। उन्होंने खंडर के गिर्द एक आखिरी चक्कर लगाया। 2 हियोले 2-4 कदम तक खंडर के अंदर भी आए। इसके बाद वो लोग वापस रुखसत हो गए। कार स्टार्ट हुई और इसकी आवाज दूर होती चली गई। कार का रुख वापस बागपुर की तरफ था। अब चारों तरफ गहरी तारीकी और मुकम्मल सन्नाटा भी था। बस किसी वक्त दूर किसी झाड़ी में किसी ठठरते हुए कुत्ते की आवाज सुनाई दी जाती थी। हम दोनों खंडर के ऐन दरमियान में एक दीवार की ओट में खड़े थे। गहरे अंधेरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यकीन मानिए, एक सनसनी सी थी जो शिकस्ता दर्द दीवार से लिपटी हुई थी। मैंने एक बार फिर टार्च जला ली। सरकारी रिवॉल्वर बदस्तूर शौकत के पास हाथ में था। वो बड़ी चौंकनी नजरों से इर्द गिर्द देख रहा था। हम लंबी खुदरू घास के दरमियान चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता खंडर से बाहर निकलने लगे। एक बुदली की आउट से आखिरी रातों के चांद ने जरा देर के लिए झलक दिखाई और फिर गायब सा हो गया। हम स्कूल के बरामदे में से गुजर रहे थे कि एक शय देखकर अचानक ठटक गए। लंबी घास में कोई स्याही माइल चीज पड़ी थी। मैंने टार्च का रोशन दायरा इस शय पर मरकूज किया और एहतियात से आगे बढ़ा। ये किसी शख्स के फुल बोर्ड थे। ये टार्च का रोशन दायरा रेंगता हुआ 2 इंसानी टांगों पर पड़ा। दिल यकबार की शिद्दत से धड़कने लगा। मुझे अपने हाथ में टार्च लरसती महसूस हुई। रोशन दायरे कुछ मजीद आगे सरका और एक शख्स का चेहरा हमारी निगाहों के सामने आया। ये एक मुर्दा शख्स का चेहरा था। मेरे खुदा, शौकत के होंठों से बेसाख्ता निकला। हमारे रूबर अशकारी राजी जान की लाश पड़ी थी। मैं हाथ लगाए बगैर ही बता सकता था कि वो अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर चुका है। इसके सांवले चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी। अभी 1.5-2 घंटे पहले यही शख्स हवेली में रक्स देख रहा था, बांसुरी की धुन पर वाह वाह कर रहा था और कड़क चाय की चस्कियां ले रहा था। अब वो जिंदगी की सरहद पार करके अदम आबाद के सफर पर रवाना हो चुका था। आंखों को यकीन नहीं हुआ। हम चंद लम्हे साकित तो जामिद खड़े रहे। फिर शौकत ने सरसराती हुई आवाज में कहा, एहतियात रखो, हमें कोई सबूत जाया नहीं करना। शौकत ने मेरे हाथ से टार्च ले ली और रिवॉल्वर मुझे थमा दिया। लाश के करीब बैठकर इसने बड़े ध्यान से मुआयना शुरू किया। पहले वाकयात की तरह मरने वाले की गर्दन पर कोई निशान नहीं था, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थीं। शौकत ने अपना बालों भरा हाथ आगे बढ़ाया और लाश के सर को हरकत दी।
गर्दन अजीब बेढंगे अंदाज से एक तरफ ढलक गई। एक लम्हे में अंदाजा हो गया कि राजी जान की गर्दन तोड़ी गई थी। हम बेहद एहतियात कर रहे थे कि कदमों के निशान जाया होने ना पाए। शौकत ने राजी जान की जेबें टटोली। जर्सी के नीचे कमीज की जेब से 500 के करेंसी नोट निकले। एक जेब से सिगरेट की डब्बियां और माचिस बरामद हुई। पतलून की पॉकेट से चंद बोसीदा कागजात मिले, उन्हें पॉलीथीन में लपेटा गया था। राइफल का लाइसेंस भी इनमें शामिल था, ताहम राइफल कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक अजीब सी सनसनी ने मुझे और शौकत को जकड़ लिया था। खास तौर पर मैं खुद को बेहद पजल महसूस कर रहा था। इसके साथ साथ एक अनदेखा खौफ भी असाब को जकड़ता चला जा रहा था। अब तक बागपुर में और गिरदोनवा में जितनी भी अफवाहें और खबरें गर्दिश करती रही थीं, वो सब की सबब एक शोर के साथ दिमाग में गूंज रही थीं। इन सनसनीखेज लम्हात में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो मुख्तसर सा खाका जहन में आ रहा था वो कुछ इस तरह था। शवाहिद से अंदाजा होता है कि चौधरी अरबाब अली और इसके गैर मुल्की मेहमान यहाँ बागपुर में कोई खेल खेल रहे हैं। शिकारी राजी जान भी इस पुरइसरार खेल का एक मोहरा था। ऐन मुमकिन था कि वो चौधरियों के लिए किराए पर काम कर रहा हो। इसकी जेब से बरामद होने वाले करेंसी नोटों से भी इस बात का इशारा मिलता था कि यहाँ क्या खेल खेला जा रहा था। इस बारे में कई तरह के इम्कानात हो सकते हैं। मुमकिन था कि दो गिरोह एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार हों। किसी खास मकसद के तहत वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हों। ये भी हो सकता था कि किसी नामालूम शख्स को पकड़ने के लिए तीनों गैर मुल्की हजरात अरबाब अली के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हों। ये शख्स बागपुर का हो सकता और बागपुर से बाहर कभी अजीबुल खलकत जानवर वाली बात भी बार बार जहन में आ रही थी। बहरहाल इस बात का कभी इम्कान था कि बशीर और सुगरा का कत्ल इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि राजी जान अभी थोड़ी ही देर पहले कत्ल हुआ है और चौधरी इस कत्ल से पूरी तरह आगाह है। इसके बावजूद वो राजी की लाश को छोड़कर वापस चले गए। उन्होंने लाश को छुपाने या अपने साथ ले जाने की कोशिश भी नहीं की, हालांकि उन्हें मालूम था कि जानवर लाश को खराब कर सकते हैं। बिल्कुल अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारे अकब में मौजूद है, कोई जी रूह, कोई सांस लेता हुआ जिस्म। सर्दी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। एक सेकंड के लिए मेरे जहन में माफूकुल फितरत का खौफ जागा। फिर मैंने एक झटके से अपना रुख फेरा। टार्च का रोशन दायरा एक मुतहरिक जिस्म पर पड़ा। ये जिस्म शौकत पर हमला अवर हुआ था। शौकत एक मजबूत और सख्त जान शख्स था। इसका वजन 80 किलो से कम नहीं रहा होगा। मैंने इसे लकड़ी के पुतले की तरह उछलकर खंडर की दीवार से टकराते देखा। शौकत के हलक से एक दिलदोज कराह निकली। दीवार की कुछ ईंटें उखड़कर दूर जा गिरी। मैंने शौकत को औंधे मुंह जमीन पर गिरते पाया। शौकत के हलक से निकलने वाली आवाज ने एक लख्ते के अंदर मुझे समझा दिया था कि इसे काफी चोट लगी है। वो बेहोश हो गया है, कुछ देर के लिए बेकार हो गया है। शौकत के हाथ से टार्च लुढ़कती हुई दूर चली गई थी। इसकी अड़ी तिरछी रोशनी एक जिस्म पर पड़ रही थी, लेकिन क्या वो वाकई एक जिस्म था? मेरी आंखें खुली थीं और रोगवपे में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ रही थी। ये कयामत के लम्हे थे। चंद लम्हे के लिए मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मुझे लगा जैसे मैं एक दरख्त हूँ। मुझे मेरी जमीन से जुदा करके मेरी जड़ों से उखाड़ कर यख बस्ता पानी में फेंक दिया गया है। मेरा यकीन, मेरा ईमान, मेरी जुर्रात, मेरी रोशन ख्याली, सब कुछ एक गटा टोप तारीकी में डूबता चला जा रहा था। मैं बेकायमी होशो हवास अपनी खुली आंखों से एक माफूकुल अकल चीज को देख रहा था। शायद मेरे अल्फाज मेरी कैफियत को बयान करने से कासिर रहे। आधी रात का अमल, एक वीरान खंडर, मुझसे चंद फुट के फासले पर मेरे साथी का बेहरकत जिस्म और मेरे सामने एक नाकाबिले फहम रियोला आड़ी त्रिची पड़ी टार्च की जर्द रोशनी में नजर आने वाला जिस्म, मैं इसे जिस्म ही कहूँगा, तकरीबन 5 फुट बुलंद था। सरेआम इंसानी सर से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा था और एक तरफ से दबा हुआ नजर आ रहा था। इसकी ज़रे बदन पर कोई नेकर नुमा शय थी। इसके चेहरे के सिवा सारे बदन पर लंबे लंबे बाल दिखाई दे रहे थे। इसकी टांगे सिर्फ 2 थीं, लेकिन मैं खुली आंखों से देख रहा था। इसके बाजू 4 थे। इस जिस्म की आंखें बिल्कुल गोल थीं और बड़े मोटे होंठों के दरमियान से सफेद दांत झांक रहे थे। जुबैदा का बयान एक बाज़गश्त की तरह मेरे कानों में गूंज रहा था। ये नाकाबिले यकीन बयान आज कम व बेश एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन गया था और ये हकीकत मुझसे 5 कदम के फासले पर मौजूद थी। सांस ले रही थी, आंखें झिपका रही थी। चंद लम्हे तक सकते में रहने के बाद
میں ایک جھٹکے سے اپنے حواس میں آیا۔ حواس میں آنے کے بعد مجھے پہلا احساس یہی ہوا کہ میں اپنی زندگی کے شدید ترین خطرے سے دو چار ہوں۔ آنے والے چند سیکنڈوں میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بخوبی یاد ہے ان لمحات میں اس امر کو بالکل فراموش کر چکا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں 38 بور کا بھرا ہوا ریوالور ہے اور میں اپنی شہادت کی انگلی کو ایک جنبش دے کر فائر کر سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ مجھے اپنے ہاتھ میں موجود آتش ہتھیار کا ادراک ہوتا اور میں اس ادراک سے توانائی حاصل کرتا۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز اس متنفس کے سینے سے برآمد ہوئی تھی جو میرے سامنے موجود تھا۔ میرے پاس یہ نتیجہ نکالنے کی مہلت ہرگز نہیں تھی کہ جو خوفناک چہرہ مجھے گور رہا ہے وہ انسان کا ہے، کسی درندے کا ہے، یا کسی ایسی مافوق الفطرت شے کا جس پر میں نے کبھی یقین بھی نہیں کیا۔ اسی دوران میں عجیب الخلقت وجود نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہی لمحے تھے جب مجھے احساس ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو سرد بوجھ ہے وہ شوکت کے ریوالور کا ہے، ایسا ریوالور جو ایک روشن دھماکے سے پگھلا ہوا شیشہ اگل سکتا ہے۔ مگر پھر اس سے پہلے کہ میں فائر کرتا یا اپنے سامنے موجود انسان نما وجود کو کوئی ڈری ہوئی دھمکی دیتا، وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور ناقابل یقین پھرتی اور طاقت سے میرے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کے کریے لمس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میری سینے پر چوٹ لگی تھی، ایک کراہسی میرے ہونٹوں پر آتے آتے رہ گئی۔ میں سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈگمگا کر خودرو گھاس پر گرا۔ میرا دایاں ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، شاید وہ زمین پر پڑی ہوئی کوئی اینٹ تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرا جسم اس عجیب الخلقت چیز کے بوجھ تلے پھنسا جا رہا تھا۔ یکا یک میں نے محسوس کیا کہ دو کھردرے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے بشیر صغرا اور رازی جان کی لاشیں گھوم گئیں۔ ان سب کو گردن دبا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ تو کیا آج اس ویران رات کے ان ٹھٹرتے ہوئے لمحات میں میرا بھی یہی انجام ہونے جا رہا تھا؟ ایک اضطراری حرکت کے تحت میں نے دفاعی انداز میں ہاتھ اٹھائے اور دو بالوں بری کلائیاں میرے ہاتھوں میں آ گئیں۔ کلائیوں کو تھامتے ہی مجھے مد مقابل کی بے پناہ جسمانی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس کی گول آنکھیں اور سفید نوکیلے دانت میرے چہرے سے بالش بھر کے فاصلے پر تھے۔ وہ سانس لے رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ تیز بوکے ببکے میرے نتنوں میں گھس رہے تھے۔ یہ عجیب حیوانی بو تھی، حواس کو مختل کرتی ہوئی اور دماغ میں کراہت جگاتی ہوئی۔ اپنے جسم کا پورا زور لگا کر میں نے ان قاتل ہاتھوں کو اپنی گردن سے دور ہٹا دیا۔ اپنے مد مقابل کو چھونے سے جہاں ایک کراہت امیز خوف کا احساس ہوا تھا، وہاں تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا اطمینان بھی محسوس ہوا تھا۔ اطمینان اس بات کا تھا کہ کچھ بھی ہے، میرا مد مقابل گوشت پوش کا جسم رکھتا ہے، وہ کوئی غیر مرئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے مد مقابل کی دونوں کلائیوں کو اوپر اٹھا دیا تھا۔ اب میری کوشش تھی کہ اس کے جسم کو اپنے اوپر سے اچھال دوں۔ میں لڑائی بڑائی میں اناڑی نہیں تھا اور جسمانی طاقت میں بھی اوج سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ لڑکپن، نوجوانی اور جوان سالی میں کئی بار اس قسم کی صورتحال سے پالا پڑا تھا اور مجھے کبھی خود سے مایوسی نہیں ہوئی تھی، لیکن موجودہ سچویشن بالکل جدا تھی۔ ہراس اور بے یقینی کی کیفیت نے میری توانائی کو نصف کر دیا تھا۔ دماغ میں دھنسی بھری جا رہی تھی۔ مد مقابل کی اوپر اٹھی ہوئی کلائیاں ابھی تک میرے ہاتھوں میں تھیں۔ دفعتاً ڈر کی ایک شدید لہر میرے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ مجھے اپنے حواس پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، دو اور ہاتھ میرے گردن کی طرف رینگ رہے تھے۔ ایک لختے میں مجھے اسرائیل کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ میں اپنے حریف کے دو زائد ہاتھوں کو فراموش کر چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ خوف اور بکلاہٹ کے عالم میں نے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے اور دوسرے پکڑ لیے، لیکن اصل صورتحال یہ تھی کہ اب کسی ہاتھ پر میری گرفت نہیں رہی تھی۔ مد مقابل آکٹوپس کی طرح سے میرے جسم کو جکڑ رہا تھا۔ دو ہاتھ میری کمر کو گرفت میں لیے ہوئے تھے اور دو ہاتھ جو نسبتاً کم طاقتور محسوس ہوتے تھے۔ وہ انسان نما جانور حشیانہ آوازیں نکال رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی اور پھیلنے لگی اور سناٹا اور چھانے لگا۔ جو لوگ دم گھٹنے سے ہلاک ہوتے ہیں انہیں بہت اذیت اٹھانی پڑتی ہے۔ آج قیامت کے ان لمحات میں اس کا عملی تجربہ ہو رہا تھا۔ ہوا میرے پھیپھڑوں سے پچھڑ گئی تھی اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری آنکھیں حلقوں سے ابل رہی ہیں۔ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش میں میرے حلق سے بس گرر گرر کی آواز نکل رہی ہے۔ شاید یہ زندگی کے آخری لمحے تھے۔ میرے سامنے تاروں برا سیاہ آسمان تھا اور میرے جسم کے نیچے خودرو گھاس دبی ہوئی تھی۔
मैं तस्वर की निगाह से देख सकता था कि राजी जान और शौकत की लाश के साथ मेरी लाश भी इस खंडर के बरामदे में पड़ी है और हमारे चारों तरफ देहातियों का हजूम है। सूरज की रूह पहली किरणें इस खंडर पर पड़ रही हैं और इस उजाले में हमारी मौत का हर मंजर वाज़ह हो रहा है। डूबते जहन के साथ मैं पूरी तरह महसूस कर रहा था कि मद्दे मुकाबिल मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका है और अब इस तारीख रात के बदन में मेरे बचने की कोई सूरत नहीं है। अचानक जहन में उमटती हुई बेकरार तारीकी के दरमियान एक जुगनू सा चमका। मुझे याद आया कि मेरी पतलून की जेब में एक छोटा चाकू मौजूद है। इस जेबी चाकू से मैं और ASI नजीर आज दोपहर माल्टे छिलते रहे और धूप में बैठे खाते रहे थे। अगर मेरा हाथ किसी तरह इस चाकू तक पहुंच जाता तो जिंदगी बचने का वसीला पैदा हो सकता था। मुझे इस जिंदगी बख्श चाकू की सख्ती अपनी दाएं रान पर महसूस हो रही थी। आम हालात में मैंने अपना हाथ इस चाकू तक पहुंचाना होता तो इसके लिए 2-3 सेकंड दरकार होते, लेकिन अब चाकू और हाथ के दरमियान सदियों का फासला महसूस होता था। मैंने मद्दे मुकाबिल एक कोहनी पर से अपनी बेकार सी गिरफ्त खत्म की और हाथ को जेब की तरफ बढ़ाया। डूबते जहन और खत्म होते हवास के दौरान ये मेरी आखिरी कोशिश थी। वो मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश घड़ियां थी। एक जान तोड़ कोशिश के साथ मैंने अपनी जेब तक हाथ पहुंचाया। चाकू जेब से बाहर आया। मैंने रही सही कुव्वत जमा करके एक हाथ से इसका फल खोला, फिर जमीन पर टिका कर फल सीधा किया। इसके बाद का अमल जैसे बेहोशी में ही मुकम्मल हुआ। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने कब चाकू के सर्द दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, कब मद्दे मुकाबिल पर वार किया। इस अंधे वार के नतीजे में मेरी गर्दन पर कातिल हाथों की गिरफ्त जरा नरम महसूस हुई। मेरे फेफड़ों से बिछड़ी हुई हवा दीवाना वार मेरे सीने में घुसी। इस हवा ने मुर्दा होते जिस्म में फिर से जिंदगी की लहर दौड़ाई। मुझे अपने हाथों पैरों में तवानाई महसूस हुई। इससे पहले कि ये तवानाई फिर से नातवानी में बदलती, मैंने पूरी कुव्वत से सर की टक्कर मद्दे मुकाबिल के हैबतनाक चेहरे पर मारी। गालिबन इसे मुझसे इस हरकत की तवक्का हरगिज नहीं थी। एक लम्हे के लिए वो चकरा सा गया। ये मोहलत मेरे लिए काफी थी। मैंने एक अंधाधुंध झटके से करवट बदली और इसे अपने नीचे कर लिया। टार्च की रोशनी इसके चेहरे की एक जानिब को रोशन कर गई। बालों भरे चेहरे का मंजर दिल हिला देने वाला था। इससे पहले कि मैं इस हबीबनाक शख्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता, इसके मुंह से एक चंगाड़ निकली और इसने मुझे तिनके की तरह हवा में उछाल दिया। हम दोनों साथ साथ उठे। वो अपने चारों बाजू लहराता हुआ एक ऑक्टोपस की तरह मेरी जानिब बढ़ा। इसकी झपट में जिसत का सा अंदाज था। मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ी और इसकी पुश्त पर लात रसीद की। वो लड़खड़ाया, इसे ठोकर लगी और वो घूमकर चारों शाने चित गिरा। इसके जिस्म का फैलाव इसकी कामत से कहीं ज्यादा था। मुझे हरगिज यकीन नहीं था कि मैं इसे यूं गिरा सकूंगा। अपने वार की कामयाबी पर खुद मुझे भी हैरत हुई। बहरहाल मैंने इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इसका कर मुझे अब भी बेहद खौफजदा कर रहा था। इसकी पुरस्रार हरियत, इसकी बेपनाह ताकत, इसका वहशियाना अंदाज, ये सब कुछ जानलेवा साबित हो सकता था। मैंने शौकत के रिवॉल्वर की तलाश में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। टार्च की मदम रोशनी में मुझे रिवॉल्वर का दस्ता नजर आया। ये रिवॉल्वर मुर्दा राजी जान के करीब पड़ा था। मैंने चंद लम्हे के लिए अपने मद्दे मुकाबिल को नजरअंदाज करते हुए रिवॉल्वर की तरफ निगाह दौड़ाई। अतल मकान तेजी से रिवॉल्वर को हाथ में लेते हुए मैं मुड़ा, लेकिन मद्दे मुकाबिल अपनी जगह मौजूद नहीं था। वो मुझसे कम और बेश 15-20 कदम के फासले पर था। वो बेहद ताकतवर होने के बावजूद किसी छलावे की तरह तेज रफ्तार था। मेरे रिवॉल्वर सीधा करते करते इसने 2 लंबी छलांगे लगाई और गहरी तारीकी में ओझल हो गया। मेरी उंगली ने ट्रैगर पर हरकत की। रिवॉल्वर ने यके बाद दीगरे दमागों से कई शोले उगले, लेकिन तमाम फायर बेकार गए। मैंने भागकर शिकस्ता दीवार की दूसरी जानिब देखा। वहां अब कोई नहीं था। वो खूनी दरिंदा एक बार फिर खंडर की तैरगी में गुम हो चुका था। बल्कि मेरा अंदाजा था कि वो खंडर से ही बिल्कुल निकल गया है। खंडर से आगे गन्ने की ऊंची फसल का सिलसिला शुरू हो जाता था। फसल से आगे जंतर की घनी झाड़ियां थीं। छुपने के लिए वो इलाका बहुत मुनासिब था। फायरिंग से होने वाले धमाके सन्नाटे का सीना चीरकर दूर तक रह गए। आवारा कुत्तों का शोर सुनाई देने लगा था। इसके साथ साथ हमारे घोड़े भी हुनहुनाना शुरू हो गए थे, हालांकि वो काफी फासले पर बांधे हुए थे। मैं चंद लम्हे साकित और जामिद अपनी जगह खड़ा रहा, फिर शौकत का जायजा लिया। इसकी सांस चल रही थी। वो जिंदा था
تاہم وہ شدید زخمی نظر آ رہا تھا۔ اس کی ناک سے خون کی لکیر بہہ کر گردن تک آ گئی تھی۔ شوکت شوکت، میں نے اضطراری حالت میں اسے جھنجھوڑا۔ اس کے سوا اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اسے کندھے پر اٹھا لوں اور گاؤں کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ شوکت کو تحصیل اسپتال تک پہنچانے اور پھر واپس باغپور آتے آتے صبح ہو گئی۔ شوکت کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور ایک کندھا بھی اتر گیا تھا۔ جسم پر اور بھی چھوٹی بڑی ضربات تھی۔ یہ سب کچھ عجیب الخلقت شخص کے فقط ایک دھکے سے ہوا تھا۔ اس سے اس شخص کی بے پناہ جسمانی طاقت اور حیوانی فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا ہولناک سراپا ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور وہ سارا واقعہ مجھے ایک ڈراؤنا خواب محسوس ہو رہا تھا۔ باغپور میں واپس آتے ہی ASI نذیر اور میں سیدھے چودھری ارباب کی حویلی میں پہنچے۔ چودھری کے کارندے نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور وہ خود چودھری کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ کارندہ گمسم سا دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد چودھری کا بیٹا عالمگیر آنکھیں ملتا ہوا بیٹھک میں پہنچ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ جاگنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، ورنہ وہ رات بھر سویا ہی نہیں ہے، یا سویا ہے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا بات ہے چھوٹے چودھری صاحب، آپ کو تو ذرا جلدی اٹھنے کی عادت ہے؟ ASI نذیر نے پوچھا۔ بس یوں ہی رات کو سوتے سوتے ذرا دیر ہو گئی، دعوت تھی نا، عالمگیر نے عام سے لہجے میں کہا، پھر میری طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، خیر ہے اسلم صاحب، آپ سویرے سویرے کیسے آ گئے؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، چھوٹے چودھری، کل رات تمہارے ساتھ شکاری راضی جان بھی تھا۔ عالمگیر کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا راضی جان کو؟ عالمگیر نے اپنے لہجے میں حیرت جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ASI نذیر نے سخت لہجے میں کہا، راضی جان کو رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ عالمگیر نے ایک بار پھر حیران ہو جانے کی زبردست اداکاری کی اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ ہم دونوں کو خاموش دیکھ کر عالمگیر نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کل رات ہمارے ساتھ تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ نذیر نے اس کی بات کو یکسر انداز کرتے ہوئے کہا، چھوٹے چودھری صاحب، کل رات آپ کہاں تھے؟ عالمگیر کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری۔ وہ ذرا گردن اکڑا کر بولا، میں نے کہاں ہونا تھا، دعوت کے بعد ہم سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ اور راضی جان؟ نذیر نے پوچھا۔ راضی جان بھی واپس چلا گیا تھا۔ ابا جی نے اسے کہا بھی تھا کہ اکیلے نہ جاؤ یا پھر صبح چلے جانا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے پاس رائفل تھی، ویسے بھی وہ دلیر بندہ ہے، لیکن کیا وہ واقعی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا جی چاہا اس مکری فریبی کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دوں۔ کل رات میں نے اور شوکت نے اپنے کانوں سے کھنڈر میں عالمگیر اور راضی جان کی آوازیں سنی تھی۔ ایسی صورتحال کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پولیس مجرموں سے مار پیٹ کرنے میں حق بجانب بھی ہوتی ہے۔ مجرم کے ظاہری رویے سے کچھ بھی اندازہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر میں کل رات واقعے کا چشمدید گواہ نہ ہوتا تو یہاں اس حویلی میں اس آنکھیں ملتے چودھری کو دیکھ کر کبھی نہ کہہ سکتا کہ وہ جرم میں پوری طرح شریک ہے۔ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبی دار مفلر نکالا اور عالمگیر کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، چھوٹے چودھری، میرا خیال ہے کہ یہ تمہارا ہی مفلر ہے، یہ ہمیں راضی کی لاش کے پاس ملا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عالمگیر کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ وہ ہکلا کر بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن ہماری سمجھ میں بہت کچھ آ رہا ہے۔ میں نے درست لہجے میں کہا، یہ تمہارا مفلر ہے اور یہ اس وقت تمہارے کندھے سے گر گیا تھا جب تم نے راضی جان کو قتل کیا۔ میرے آخری الفاظ عالمگیر پر بجلی کی طرح بن کر گزرے۔ اس کا تاریک چہرہ کچھ اور تاریک ہو گیا۔ وہ واضح طور پر بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ بے حد غیر متاثر کن لہجے میں بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو رات بھر حویلی میں رہا ہوں۔ تم بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہو، تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نذیر نے کہا، اگر تم کل رات حویلی سے باہر نہیں گئے اور دعوت کے بعد سو گئے تو پھر مفلر ہوا میں پھول کے کھنڈر میں پہنچا۔ یہ میرا مفلر نہیں ہے، عالمگیر نے حسب توقع جواب دیا۔ میں نے کہا، تمہارا نہیں تو پھر اپنا مفلر لا کر دکھا دو جو تم نے رات کو گلے میں ڈال رکھا تھا۔ عالمگیر تھوک نکل کر رہ گیا۔ وہ ابھی میرے اس اہم ترین سوال کا جواب ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور چودھری ارباب بڑے تنتنے سے اندر داخل ہوا۔ وہ حسب معمول اچے شملے کی پگڑی سر پر رکھے ہوئے تھا
बड़े चौधरी को अंदर दाखिल होते देखकर घबराया हुआ छोटा चौधरी कदरे पुरसकून नजर आने लगा। चौधरी अरबाब खासे मजबूत आसाब का शख्स लगता था। इसने बड़ी तसल्ली से सूरत हाल का जायजा लिया और सलाम दुआ के बाद सामने रखी बान की नेश्त पर बैठ गया। यूं लगता था कि शायद वो दरवाजे के अकब से हमारी गुफ्तगू सुनता रहा है और बेटे के हवास बाख्ता हो जाने का मंजर भी इसने मुलाहजा किया है। क्या मसला हो गया है नज़ीर? इसने एएसआई नज़ीर को यूं मुखातिब किया जैसे छोटे बच्चों को किया जाता है। मेरे इशारे पर एएसआई नज़ीर ने वो सारी बातें कह दी जो अभी थोड़ी देर पहले आलमगीर के सामने कही थी, और ये भी बता दिया कि मफलर इसने खुद मौके वारदात से उठाया है। नज़ीर की सारी बात तसल्ली से सुनने के बाद चौधरी अरबाब ने बारी भरकम आवाज में कहा, लेकिन मुझे ये सब कुछ बताने के लिए इंस्पेक्टर शौकत खुद क्यों नहीं आया? तुम दोनों को क्यों भेज दिया है? इंस्पेक्टर साहब गांव में नहीं हैं, वो किसी काम से गए हुए हैं। मुझे ठीक से पता नहीं, नज़ीर ने गोलमोल जवाब दिया। चौधरी के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि इसे नज़ीर की बात पर यकीन नहीं आया। बहरहाल इसने इस बारे में मजीद बहस मुनासिब नहीं समझी। इसकी निगाहें नज़ीर के हाथ में पकड़े डब्बीदार मफलर पर जमी थी। वो मुदबराना लहजे में बोला, तो तुम दोनों इस मफलर की वजह से आलमगीर को मुजरिम ठहरा रहे हो? लहजे में तंज और शिकवा नुमाया था। मैं और नज़ीर खामोश रहे। वो बात जारी रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि राजी की मौत हो गई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मफलर आलमगीर का है, लेकिन राजी की मौत और इस मफलर में कोई साझ ताल्लुक या वास्ता नहीं है। मैंने कहा, चौधरी साहब, ये हम भी जानते हैं कि इस कत्ल के सिलसिले में अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, तो फिर तुम लोगों ने इतनी यकीन से क्यों कह दिया कि कातिल मेरा बेटा है? सिर्फ इसलिए कि आप हमें सच बताएं, क्योंकि आप सच जानते हैं। चौधरी की पेशानी पर नागवारी की शक्लें उभरी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम थानेदार शौकत के दोस्त हो, लेकिन खुद तो पुलिस में नहीं हो। तुम्हारा यहाँ आना किस तरह बनता है? मैंने कहा, मैंने कब कहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ और आपसे तफ्तीश करने आया हूँ? इस मामले की तफ्तीश तो पुलिस ही करेगी। मेरा काम तो अखबारी नुमाइंदे का है। हम लोग अपने तौर पर सच तक पहुँचने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। नज़ीर ने दोस्ताना लहजे में कहा, चौधरी जी, असलम साहब अपने भरोसे के आदमी हैं। ये कर सके तो आपका कोई फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। चौधरी बहुत गहरी नजरों से कभी मेरी तरफ कभी एएसआई नज़ीर की तरफ देखता रहा। तब इसने एक गहरी सांस ली और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि इसने यहाँ मेरी मौजूदगी को बर्दाश्त कर लिया है। वो जानता था कि राजी जान का कत्ल एक संगीन मामला है और वो इस मौके पर मकामी एसएचओ से कोई इख्तिलाफ पैदा करना नहीं चाहता था। इसने अपने बेटे आलमगीर से मुखातिब हुए कहा, आलम, दरवाजा बंद कर दो। कदरे घबराया हुआ आलिम यानी आलमगीर अपनी जगह से उठा और इसने दरवाजा भेड़ दिया। चौधरी अरबाब ने हुक्के की तरफ इशारा किया। आलमगीर ने हुक्का बाप के सामने रख दिया और बैठ गया। हुक्का ताज़ा नहीं था, लेकिन अभी जल रहा था। चौधरी अरबाब इस्तराब के आलम में छोटे छोटे कश लेने लगा। इसकी आंखों में सोच की गहरी परछाइयां थी। आखिर वो एक तवील सांस लेकर बोला, नज़ीर मोहम्मद, मैं अभी खुद अपना बंदा था। मेरी मर्जी थी कि शौकत से इस बारे में खुलकर बात कर लूं, और अच्छा है कि तुम खुद ही आ गए हो। असल में बात यह है कि इन लोगों से बेवकूफ़ी हो गई है। मैंने इनसे कहा भी था कि ये काम खतरनाक है। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। मैं तहसीलदार साहब के अंग्रेज दोस्तों की बात कर रहा हूँ। ये आलम भी उनके साथ पागल हो रहा था। मैंने इन सब से कहा भी था कि ख्वाह मख्वाह अपनी जान खतरे में न डालें, पर यहाँ मानता कौन है? गर्म खून है। सियानों की बात को वाहियात मजाक समझते हैं। नज़ीर ने कहा, चौधरी साहब, आप कुछ खुल कर बताएं तो हमारी बात समझ में आएगी। चौधरी ने हुक्का गड़गड़ाया और बोला, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ बागपुर में हो रहा है इसका तुम्हें भी पता है। ना पुलिस कुछ कर सकी है, न किसी दूजे के हाथ कोई खोज लगा है। खोजी भी अभी तक बस टकरे ही मार रहे हैं। वो क्या नाम है, जैकब, इसके दिमाग में ये बात घुसी हुई थी कि कत्ल करने वाले का पता चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने समझाया भी कि भाई ये पुलिस का काम है और वो अपना काम कर रही है, लेकिन जाकिब और इसका छोटा भाई मुसलसल अपनी टांग उड़ाते रहे। कल रात मेरे मना करने पर भी जैकब बाज नहीं आया और इन सब को लेकर स्कूल के खंडर की तरफ निकल गया।
दरअसल मेरे मुज़ारा अनवर मसीह ने ये इतला दी थी कि इसने शाम के बाद खंडर में कोई शय हिलती हुई देखी है। लगता था कि कोई बंदा वहां छुपा हुआ है। ये जैकब फौरन तैयार हो गया, कहने लगा कि मैं खंडर में जाकर देखूंगा। इसके दोनों साथी और मेम साहिबा भी तैयार हो गई। मैंने देखा कि ये तीनों बास नहीं आएंगे, तो मैंने शिकारी राजी जान और पुत्र आलम को भी साथ भेज दिया। जब तुम लोग दावत खाकर गए, इसके फौरन बाद ये लोग खंडर की तरफ चले गए थे। मैं बड़ी देर तक परेशान फिरता रहा। मुझे डर था कहीं तहसीलदार साहब के मेहमानों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इनको तो कोई नुकसान ना पहुंचा, लेकिन शिकारी राजी जान की जान चली गई। मैंने कहा, चौधरी साहब, अगर आप ये बातें कल रात शौकत को बताते तो शायद राजी की जान बच जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बहरहाल अब इस बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं। चौधरी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे अंदाजा होता था कि वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। इसने कष्ट लेते हुए कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है एडिटर साहब, लेकिन मसला ये था कि वो बेवकूफ जैकब इस सारे काम का सहर अपने सर बांधना चाहता था। इसका ख्याल था कि वो कातिल को पकड़कर थाने में पेश करेगा और यूं एक बड़ा कारनामा अंजाम देगा। बस इन अंग्रेजों की सोच कुछ अजीब टाइप की होती है। हर वक्त कोई ना कोई तमगा अपनी छाती पर लगाने की फिक्र में रहते हैं, चाहे इस तमगे के चक्कर में छाती ही बाकी न रहे। उल्टे से उल्टे काम को भी शुगल के तौर पर लेते हैं। मैंने कहा, अगर ये शुगल भी है तो फिर इस शुगल की वजह से जो जान गई है, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? जिम्मेदारी उस पर होगी जिसने जान ली है, और इससे पहले भी 2 जानें ली हैं। वो जो भी है बड़ा बेरहम खूनी है। वो जितनी जल्दी पकड़ा जाए इतना ही सबके लिए अच्छा है। जैकब और आलमगीर ने खंडर से आकर आपको बताया है। उन्होंने बेवकूफ़ी के ऊपर बेवकूफ़ी की है। चौधरी ने गुस्सैली नजरों से बेटे की तरफ देखते हुए कहा। राजी जान की लाश देखकर ये डर गए। थोड़ी देर तक खूनी को खंडर में ढूंढने के बाद वापस आ गए। हवेली वापस आकर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर ये बता देते तो अच्छा होता। हम उस बदबख्त को ढूंढने की कोशिश करते। बस अभी थोड़ी देर पहले ही आलिम ने मुझे इस बारे में बताया है। मैंने आलमगीर से मुखातिब होते हुए कहा, छोटे चौधरी साहब, तुम तो मौके पर मौजूद थे। तुमने सब कुछ आंखों से देखा है। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि क्या हुआ था? आलमगीर ने पहले बाप की तरफ देखा, फिर खनकारते हुए बोला, हम आगे थे। राजी जान 15-20 कदम पीछे था। अचानक खरखराने की आवाज आई। हम भागे हुए वापस आए। राजी घास पर पड़ा था और इसकी गर्दन टूटी हुई थी। देखते ही देखते इसने दम तोड़ दिया। उस वक्त जैकब साहब ने दीवार के पीछे एक परछावा देखा। उन्होंने निशाना लेकर फायर मारा। परछावा गायब हो गया। ऐसे लगा कि वो खंडर से निकलकर खेतों की तरफ गया है। हम गाड़ी लेकर इसके पीछे भागे। दूर दूर तक देखा पर कोई खोज नहीं मिला। हमें शक गुजरा कि शायद खूनी चक्कर काट कर फिर खंडर की तरफ आ गया है। हम वापस आए और काफी देर तक खंडर के अंदर बाहर इसे ढूंढते रहे। इसका कुछ पता नहीं चला। बहरहाल एक बात तो खुलकर सामने आ गई। वो जो कोई भी है जीता जागता बंदा है, कोई जिन भूत या हवाई शय नहीं है। अब्बा जी ने ठीक ही कहा है। वो जितनी जल्दी पकड़ा जाए हम सबके लिए बेहतर है। साफ पता चलता है कि वो बगैर किसी वजह के कत्ल कर रहा है। जो भी इसकी जिद में आता है वो इसे मार देता है। हो सकता है कि वो पागलखाने से भागा हुआ कोई मरीज हो या फिर कोई जनूनी जिसको कत्ल करने का चस्का लग गया हो। इसका मतलब है कि तुम इसकी शक्ल सूरत देखने में कामयाब नहीं हुए। मैंने पूछा। आलमगीर ने नफी में सर हिलाया। नहीं असलम साहब, बस इतना पता चल रहा था कि वो कोई लंबे कद का बंदा नहीं है। जिस्म चौड़ा चकला है और वो काफी फुर्तीला भी लगता है। मेरी निगाहों में कातिल का सरापा घूमने लगा। जिस्म में जर्जरी सी उठी। जो कुछ मैं देख चुका था वो नाकाबिले यकीन था। मैंने अभी तक इसका जिक्र किसी के साथ नहीं किया था। ESI नजीर भी मेरे इस हौलनाक तजुर्बे से बेखबर था। ESI नजीर ने आलमगीर को मुखातिब करते हुए कहा, छोटे चौधरी साहब, बुरा ना मानिएगा, लेकिन आपको राजी जान की लाश इस तरह खंडर में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लाश के साथ कुछ भी हो सकता था। आलमगीर ने खुश होठों पर जबान फिरते हुए कहा, लेकिन जैक साहब नहीं माने। उनका कहना था कि हम ख्वाह मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत में तो अब भी आप फंस गए हैं। एक इंसान की जान गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। चौधरी अरबाब ने दोस्ताना लहजे में कहा, देखो असलम साहब, मैंने तुम दोनों को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। इंस्पेक्टर शौकत आता है तो इसे भी सारी बात खोलकर बता दूंगा। अब इस मामले को किस तरह संभालना है ये तुम लोग सोचो। जहां तक राजी जान की बात है, मैंने इससे भी कुछ नहीं छुपाया था।
میں نے इसे साफ बता दिया था कि ये गोरे साहब रात के वक्त खंडर की तरफ जाकर खतरनाक काम कर रहे हैं।